मिशन गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अमित के रेड्डी। आज मैं आपके साथ सी टेट, पंजाब टेट, एस टेट और KVS के स्टूडेंट्स के लिए अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो पैसेज को रीड ही नहीं करते, और इसका जो मतलब सही वे है कॉम्प्रीहेंशन को करने का, वो ही क्या है कि आप पैराग्राफ रीड करें, उसे कॉम्प्रीहेंड करें। कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स है उसके मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर लें, मीन्स पूर्ण रूप से समझ लें। और जब आप समझ लें तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर दें। एक नियम। दूसरा नियम ये है कि जो इसके मेन पॉइंट हैं, उन मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो जैसे आप क्वेश्चन पर जाते हो और क्वेश्चन आप देखते हो तो वहाँ पर फिर से उसे रीड ना करना पड़े। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को आप अंडरलाइन करते हो तो वहाँ पर सीधे आप डायरेक्ट जा सकते हो। इससे एक तो सेविंग ऑफ टाइम होगी, पूरे पैराग्राफ को दोबारा से नहीं पढ़ना होगा, सेविंग ऑफ टाइम। और दूसरा क्या होगा कि आपका जो पैसेज है वो प्रॉपरली करेक्ट होगा। मैं आपके साथ पैसेज डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट पैसेज है, Max Weber laid the foundation for my brief that decent and hard-working people with high aspirations make great nations, no matter what the odds are। मैक्स वेबर ने ये फाउंडेशन डाली, बुनियाद डाली मेरे विश्वास के लिए कि डिसेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल, जो बहुत ही सभ्य और कठिन परिश्रमी लोग हैं, विद हाई एस्पायरेशंस, उच्च अभिलाषाओं के साथ, मेक ग्रेट नेशंस, बड़े बड़े राष्ट्र बनाते हैं। नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर, ऑड्स मीन्स कठिनाइयाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब देखिए, decent and hard working people with high aspirations make great nations, ये एक मेन पॉइंट हो गया आपको, पॉइंट नंबर 1, इसको आप अंडरलाइन कर लो। दिस वॉज द फर्स्ट पीस ऑफ डेवलपमेंट पजल फॉर मी। अब ये मेरे लिए फर्स्ट पीस था डेवलपमेंट पजल का। उसके बाद हम आते हैं, महात्मा गांधी opened my eyes to the importance of good leadership। महात्मा गांधी ने मेरी आंखें खोली टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप के महत्व के लिए, इन रेजिंग द एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, लोगों की अभिलाषाओं को जागृत करके, मेकिंग देम एक्सेप्ट सेक्रीफाइसेस, और उन्हें बलिदानों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना, टू अचीव अ ग्रैंड विजन, एक महान विजन मीन्स लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और भी महत्वपूर्ण ढंग से, इन कन्वर्टिंग दैट विजन इनटू रियलिटी, और उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलना। He unleashed the most powerful instrument for gaining trust। उसने खोल दिया सबसे शक्तिशाली यंत्र को, for gaining trust, ट्रस्ट मीन्स विश्वास प्राप्त करने के या जीतने के, लीडरशिप, और जिसे कहते हैं लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। He ate, dressed, traveled and lived like the poor। उसने खाना खाया, वस्त्र पहने, यात्रा की, और वो एक गरीब व्यक्ति के समान उसने जीवन जिया। वॉकिंग द टॉक वॉज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट
टू द महात्मा। यहां पर वॉकिंग द टॉक का मतलब है कि जो आप कह रहे हो उस बात का खुद अनुसरण करो। अनुसरण करने का मीन्स क्या है? मतलब जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को शिक्षा देने से पहले आप उस पर खुद अमल करो। ये सेइंग थी महात्मा गांधी की। तो वॉकिंग द टॉक वॉज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू महात्मा हु अंडरस्टूड द पल्स ऑफ आवर पीपल, जो हमारे लोगों की भावना को समझ गया, लाइक नो अदर इंडियन लीडर, जिसे कोई अन्य भारतीय नहीं समझ सका। द बिगेस्ट लेसन फॉर मी फ्रॉम गांधीज बुक एंड लाइफ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग बाई एग्जाम्पल्स। तो सबसे बड़ा लेसन जो मुझे मिले, सबसे बड़ा जो लेसन मुझे मिला वो मेरे लिए जो था फ्रॉम गांधीज बुक, गांधी की पुस्तक से और उसके जीवन से, वो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग। लाइफ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग बाई एग्जाम्पल। वो क्या है? एग्जाम्पल देकर लीडरशिप करना। आई रियलाइज्ड फेयरली अर्ली दैट दिस वॉज द सेकेंड पीस ऑफ पजल। तो ये कौन सा था कि मैं इसको अच्छे ढंग से समझ गया पहले ही कि ये सेकेंड पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल, विकास की जो मेरी वो थी कठिनाई थी, उसके लिए ये दूसरा पीस था। फ्रांस फैनन्स बुक ऑन द कॉलोनाइजर माइंडसेट ऑफ elites in a post-colonial society opened my eyes to the role of bureaucracy and the elite in declaring the progress of the poor and the disenfranchised। यहाँ अब वो तीसरे पर्सन पर आता है। पहले थे मैक्स वेबर, दूसरे थे महात्मा गांधी और तीसरे हैं फ्रेंच फैनन्स की जो बुक है ऑन द कॉलोनाइजर माइंडसेट, कॉलोनाइज माइंडसेट पर ऑफ द इलाइट्स इन अ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। मतलब जो सभ्य लोग थे, बहुत बड़े उच्च एरिस्टोक्रेट पीपल थे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के, जब कॉलोनियाँ मतलब इंग्लैंड की जगह जगह कॉलोनी बन गई थी, उसके बाद के समाज के ओपन माई आइज़। तो उन्होंने उसके ऊपर बुक लिखी, उस बुक ने मेरी आंखें खोली टू द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। मतलब संपन्न लोगों, जो धनवान और ब्यूरोक्रेसी मतलब जो कहते हैं रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मीन्स है कि जहाँ पर प्रशासन शासन करता है। तो आइज टू द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, प्रशासनिक अभिनय के, प्रशासनिक अभिनय पर एंड द इलाइट इन डी एक्सिलरेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द पुअर, और सभ्य लोगों की, मतलब गरीबों को की उन्नति को नीचा करने के लिए, डी एक्सिलरेटिंग मीन्स कम करना, एंड द डिसएनफ्रेंचाइज्ड, और उन्हें उनके रास्ते से हटाना। द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ द डार्क लाइट इन वाइट मास्क। मतलब ये क्या था? ये बहुत ही सफ़ेद मास्क पहने हुए ये सब दिल के काले सभ्य लोग थे इन अ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। द माइंड सेट दैट वॉज रूल्ड एंड द रूलर्स हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स। और ये जो माइंड सेट था जिसने रूल किया, एंड द रूरल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स, और रूरल के क्या थे, शासकों के क्या थे, अलग अलग सेट्स ऑफ माइंड्स, राइट, अधिकार थे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ थीं, विद अ ह्यूज असिमेट्री, एक बहुत बड़ी असमानता के साथ, इन फेवर ऑफ द रूलर्स, शासकों के पक्ष में,
was indeed the third piece of development puzzle. वास्तव में ये तीसरा पीस था डेवलपमेंट पजल का. I see this attitude of the Indian, और मैं इस एटीट्यूड को देखता हूँ इंडियन के. I see the attitude of the Indian elite every day in how they send their children, जो मतलब पैसे धनी लोग हैं भारत के, कि कैसे वो अपने बच्चों को भेजते हैं टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, वाइल फोर्सिंग द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर इनटू वर्नाकुलर स्कूल्स, जबकि गरीब के बच्चों को मजबूर करते हैं वर्नाकुलर स्कूल, साधारण स्कूल में जाने के लिए. एक्सटोल द वर्चूज पॉवर्टी वाइल लग्जरी लिविंग इन लग्जरी, और वो उपदेश देते हैं गरीबी पर, जबकि खुद किस में रहते हैं, विलासिता में. एंड ग्लोरीफाई द रूल ऑफ लाइफ, और वो क्या करते हैं, जीवन के नियम को बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. दे सिट कंफर्टेबली इन सिटीज़, और अकेले बैठे होते हैं आराम से शहरों में. तो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा. अब मैंने इस पैराग्राफ के मीनिंग को समझ लिया. ठीक है, अब इस मीनिंग को समझने के बाद मैंने जो मेन पॉइंट्स थे जो मुझे समझने चाहिए थे और जिस पर ये बेस्ड है, मैंने उन्हें अंडरलाइन कर लिया. अंडरलाइन. अब मैं क्वेश्चंस पर जाता हूँ और पैसेज नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं कि क्या आंसर होगा. द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर इन द अबव पैसेज इज, मेन पर्पस क्या है ऑथर का इस पैसेज में. डेलिनेट द लेसन ही हैज़ लर्नड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. सेकेंड ऑप्शन है प्रायोरिटाइज गोल्स फॉर ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. थर्ड ऑप्शन है डिस्कस द डिफरेंट राइटर्स ही हैज़ रीड. एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर्ग्यू why India should not be considered a developed country. So इसका ऑप्शन फर्स्ट है delineate the lesson he has learned for the development of a nation. वो इंडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी राष्ट्र हो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए वो इसमें इस लेसन में डिस्कस कर रहा है. द फर्स्ट पीस ऑफ द डेवलपमेंट पजल अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज. अब देखो यहाँ पर एकदम से हमें यही तो है कि फर्स्ट पीस क्या था. अब मैंने क्या है, देखो यहाँ पर 1 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट पीस ऑफ पजल. तो यहाँ पर मुझे आंसर देना द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट इंस्पायर्ड एंड इंडस्ट्रियस पीपल फॉर ए नेशंस डेवलपमेंट. तो मैंने ये क्या, इसका सेकंड का मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि ऑप्शन डी है. थर्ड का महात्मा गांधी प्रूव्ड दैट ओनली लीडरशिप बाय एग्जाम्पल कैन. महात्मा गांधी ने क्या किया, ये प्रूव किया कि दैट ओनली लीडरशिप बाय एग्जाम्पल कैन. तो महात्मा गांधी ने ये प्रूव किया कि केवल लीडरशिप अचीव की जा सकती है ऑफ पीपल, लोगों की, सो दैट they are willing to make sacrifices for the large cost. ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ए सही है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन वॉकिंग टू द टॉक मीन्स, जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि मतलब वॉकिंग टू द टॉक्स मीन्स का मतलब मैंने आपको पैसेज में रीडिंग के टाइम पर बता दिया था. इसका मतलब ये है कि जो हम कहते हैं पहले उस पर खुद एक्ट करें तब दूसरों को शिक्षा दें, है ना. तो दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है कि पहले उस पर खुद अमल करें, और यही महात्मा गांधी की सेइंग थी. तो ये एक सेइंग है, एक्सप्रेशन है, वॉकिंग द टॉक. तो इसका मीन्स है प्रैक्टिसिंग व्हाट वन प्रीचेस. इसका ऑप्शन बी सही होगा. प्रैक्टिस करना, उस बात पर खुद अमल करना जिसकी वो खुद शिक्षा देता है. द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ डार्क इलीट इन वाइट मास्क विद रेफरेंस टू द पैसेजेस लुकिंग डाउन अपॉन द पुअर एंड द
enfranchised. Second option is the bureaucratic practice of according topmost priority to confidentiality in official dealings. Number 3, discriminating people on the basis of the color of their skin. Number 4, an assumption that the administrators and politicians have more rights and privileges than the common people. तो उनका ये कॉलोनियल, ये डार्क इलीट इन द वाइट मास्क का मतलब है कि वो ये अज्यूम करते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मतलब ब्यूरोक्रेटिक, एंड पॉलिटिशियंस मीन्स इलाइट्स और इलीट्स पीपल हैव मोर राइट्स, उनके बहुत ज़्यादा अधिकार थे, एंड प्रिविलेजेस दैन द कॉमन पीपल. तो इसका ऑप्शन 5th का डी सही है. उसके बाद 6th क्वेश्चन पर हम चलते हैं. एक्सटोलिंग द वर्चूज ऑफ पॉवर्टी वाइल लिविंग इन लग्जरी is an instance of. The virtues of poverty while living in the luxury, जबकि लग्जरी में रहते हुए, विलासिता में रहते हुए, is an instance of, ये एक एग्जाम्पल है किसका? ये the ideal of a good government, the need to make people adopt a simple life, the hypocrisy of the people of our country, and last is practicing what you please. तो इसका ऑप्शन सी सही है, the hypocrisy of the people of our country. Next, I realized fairly early that this was the second piece of the development puzzle. The underlined part of the sentence is A or N. क्या है? नाउन क्लॉज, वर्ब क्लॉज, एडवर्बियल एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल फ्रेज. तो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज टू मेक गो स्लोअर. तो डी एक्सीलरेटिंग, ठीक है, धीमी गति करना. नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ नाउन विद मेंट एज अ सफिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम अ नाउन इफ वी एड द सफिक्स मेंट टू इट? तो क्या हो जाएगा? एन्चांटमेंट. बाकी किसी में नहीं लगेगा ना, एंड्योरमेंट, एंटरमेंट और एक्सटोरमेंट, ये किसी में नहीं लगेगा. एक्सटोर्टमेंट किस में लगेगा? एन्चांटमेंट. तो यहाँ पर ये था हमारा पहला पैराग्राफ जिसको हमने डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पैराग्राफ. अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि मतलब कितना इजी है एक पैराग्राफ को सोल्व करना. सेकेंड पैराग्राफ पर आते हैं हम. दिस वॉज वन ऑफ द ओल्ड मैन्स पैट स्कीम्स. ये एक किसी बूढ़े आदमी की बहुत ही परिचित योजनाओं में से एक थी. एंड वन अबाउट विच ही वुड ब्रूक नो इंटरफ्रेंस. और वो वन अबाउट विच, ठीक है, और एक ऐसे व्यक्ति की जिसके लिए वो नहीं झुकेगा किसी भी इंटरफ्रेंस मीन्स या सहना किसी भी बाधा को. ईच चाइल्ड वुड रिव्यू द इवेंट्स ऑफ हिज स्कूल वीक. हर एक लड़का या बच्चा वुड रिव्यू द इवेंट्स, पुनः रिवाइव करेगा अब उन घटनाओं को अपने स्कूल के सप्ताह की, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में, इन हिज ओन वे, अपने खुद के ढंग से. ही वॉज फ्री टू कमेंट. वो स्वतंत्र था कमेंट करने के लिए, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने के लिए, टू एग्री, सहमत होने के लिए, और डिसएग्री, और असहमत होने के लिए. विद एनी पर्सन, विद एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है. सब्जेक्ट और मेथड, और किसी भी सब्जेक्ट और मेथड
तरीके पर एज लॉन्ग एज इट वॉज इन सम वे, तब तक जब तक कि ये किसी ना किसी ढंग से एसोसिएटेड विद द स्कूल, संबंधित था किससे? स्कूल से। नो वन एंड नथिंग वॉज सैक्रेड, ना तो कोई चीज और कुछ भी पवित्र नहीं था। फ्रॉम द हेड मास्टर डॉन, ठीक है, हेड मास्टर के दृष्टिकोण से। एंड द चाइल्ड मोर ओवर वॉज सेफ फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ रेस्पायरल, और इस प्रकार से किसी भी प्रकार के दंड से के लिए बच्चा मुक्त था। लुक एट दिस वे, इस ढंग से देखो। मिस्टर फ्लोरेन हैड सेड, मिस्टर फ्लोरेन कह चुके थे, इट इज ऑफ एडवांटेज टू बोथ प्यूपिल एंड टीचर, ये एक लाभ के लिए है दोनों ही शिष्य और अध्यापक के। इफ ए चाइल्ड वांट्स टू राइट अबाउट समथिंग, अगर एक बच्चा किसी चीज के बारे में लिखना चाहता है, विच मैटर्स टू हिम, जो उससे संबंधित है, ही विल टेक सम पेन्स टू सेट इट डाउन, तो उसे कुछ कष्ट उठाने होंगे इसको लिखने में, एज केयरफुल्ली, उतनी ही सावधानी से, एंड विद एज मच डिटेल, और उतनी ही अधिक डिटेल के साथ, एज पॉसिबल, जितना भी संभव हो सके। दैट मस्ट इन सम वे इम्प्रूव दिस रिटन इंग्लिश, और वो अवश्य ही किसी ना किसी ढंग से सुधार सकता है इस लिखी हुई इंग्लिश को, इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग के मामलों में, कंस्ट्रक्शंस, निर्माण में, एंड स्टाइल, और शैली में। वीक बाय वीक वी आर एबल, सप्ताह बाई सप्ताह हम समर्थ हैं, थ्रू हिज रिव्यूज, उसके पुनः विचारों से, टू फॉलो एंड ऑब्जर्व हिज प्रोग्रेस इन सच थिंग्स, अनुसरण करने के लिए और ध्यान देने के लिए उसकी उन्नति का ऐसी चीज़ों में। एज फॉर द टीचर्स, जैसे कि अध्यापकों के लिए, वी सून गेट ए प्रेटी गुड आइडिया, कि हम जल्दी ही पा लेते हैं एक बहुत अच्छा आइडिया, व्हाट द चिल्ड्रन थिंक ऑफ अस, कि बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वेदर और नॉट वी आर गेटिंग क्लोज टू देम, या हमारे बारे में क्या नहीं सोचते, या हम उनके नज़दीक जा रहे हैं या नहीं। इट मे समटाइम्स बी रेदर डिफ्लेटिंग टू डिस्कवर दैट अ वेल प्रिपेयर्ड लेसन डिड नॉट रियली एक्साइट जॉन स्मिथ इंटरेस्ट, ये जॉनी स्मिथ इंटरेस्ट, और वास्तव में ये एक ऐसा लेसन है जो कि जॉन स्मिथ के इंटरेस्ट को पैदा नहीं कर सकता। बट आफ्टर ऑल द लेसन वॉज इंटेंडेड टू बेनिफिट, लेकिन ये जो शिक्षा थी, ये जो लेसन था, इसका उद्देश्य ही ये था कि इससे फ़ायदा मिले जॉनी स्मिथ को, नॉट टीचर, ना कि टीचर को। अब हम पैराग्राफ पर आते हैं। इसका भी मैंने मीनिंग कॉम्प्रिहेंड किया। कॉम्प्रिहेंड करने के जो मुझे मेन पॉइंट्स थे वो अंडरलाइन मैंने कर लिए। अब मैं इसके क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन वॉज यूजफुल बिकॉज, ठीक है, ये जो स्कीम थी ये ओल्ड मैन के अनुसार बहुत ही लाभदायक थी, क्योंकि इट वॉज एक्सीलेंट फीडबैक फॉर द टीचर, प्रिंसिपल एंड स्कूल, ही वॉज स्लाइटली इसेंट्रिक, it was mean to humiliate the teacher, it was mean to give power to the teacher, तो इसका ऑप्शन ए सही है। It was excellent feedback for the teacher, principal and school. Pet schemes in line 1 refers to a student he is fond of, a formula he had discovered, a pet animal, a method he has advocated. तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में ये मेथड की बात कर रहा है, 11th का डी। द ओल्ड मैन्स रेफर्स टू, अब देखिए, द हेड मास्टर कॉल मिस्टर फ्लोरेन, ओल्ड मैन किसको रेफर किया गया है? हेड मास्टर को, ठीक है, जो मिस्टर फ्लोरेन कहलाते हैं। नेक्स्ट 13, द
advantages of the scheme were many. Pick out the disadvantages from the list given below. देखो स्कीम की एडवांटेजेस तो बहुत थी, लेकिन इसमें से हमें पिक करनी है डिसएडवांटेज. समटाइम्स डिफ्लेटिंग टू द टीचर्स ईगो, ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर, इफेक्टिव फीडबैक, एनहेंस्ड राइटिंग स्किल. तो इसमें से डिसएडवांटेज क्या हैं, वो ये हैं कि इसका 13 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये समटाइम्स डिफ्लेटिंग द टीचर्स ईगो. ईगो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. नेक्स्ट, सैक्रेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हेड मास्टर्स मीन. यहाँ पर हेड मास्टर का सैक्रेड से क्या मतलब है, इस कंटेक्स्ट से क्या मतलब है. दैट इवन ही वॉज नॉट अबव द स्कीम, ही एडवोकेटेड फॉर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर उसका ये मतलब है, इसका फर्स्ट ये है कि वो भी उस स्कीम से ऊपर नहीं था जिसकी उसने मतलब छात्रों के लिए वकालत की थी. और ब्रूक एज ए वर्ब मीन्स टू टॉलरेट, सहना, इन पैरा फर्स्ट. एज ए नाउन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज ए नाउन इसका मतलब होगा झरना या धारा, स्ट्रीम, ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है. अब हम पैसेज नंबर 3 में चलते हैं, या यूं कहो पैराग्राफ नंबर 3 में. करुणा वर्मा इज bewildered, बहुत ही ज़्यादा भयभीत और अचंभित थी. आई डू नॉट नो हाउ शी डिड इट, मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कैसे किया. शी सेज अबाउट हर मदर रेणु चोपड़ा, वो अपनी माँ रेणु चोपड़ा के बारे में कहती है. करुणास चाइल्डहुड मेमोरीज आर ऑफ हर फादर लिविंग लेट फॉर ऑफिस. करुणास के बचपन की जो यादें हैं वो ये हैं कि उसके पिताजी का जल्दी से मतलब ऑफिस जल्दी छोड़ देना, ऑफिस को जल्दी चले जाना, सो दैट बाय देन हर मदर वुड बी बैक फ्रॉम वर्क, ताकि तब तक उसकी माँ काम से वापस आ सके. ऑफ हर पेरेंट्स वर्किंग इन सिंक्रनाइज टू मेक श्योर, और एक तरीके से एक सिंक्रनाइज ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से उसके पिता का, माता पिता का काम करना, ये निश्चित करने के लिए द किड्स वर वेल टेकन केयर ऑफ, कि बच्चों का अच्छे ढंग से ध्यान रखा जा सके. ऑफ हर मदर हैंडलिंग किचन एंड क्लासरूम विद ईज, उसकी माँ का कि वो किचन और क्लासरूम दोनों को आराम से चला सके. वैन हर ऑन डॉटर वॉज बोर्न, अब जब करुणा की खुद की बेटी पैदा हुई, करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट, करुणा खुद भी इस बैलेंसिंग एक्ट को करना चाहती थी. बट इट डिड नॉट टर्न आउट, लेकिन ये उससे नहीं हो पाया. टू बी एज इजी एज इट सीम, और ना मतलब उसके लिए ये इतना आसान नहीं लगा जितना कि ये प्रतीत होता था. फॉर स्टार्टर्स हर पेरेंट्स एरा वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर्स. अब जैसे मतलब नए जीवन शुरू करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए उनके माता पिताओं का जो युग था वो उनके युग से बिल्कुल डिफरेंट था. ही एज शी वॉज लिविंग विद हर हस्बैंड इन अंधेरी, जैसे कि वो अपने हस्बैंड के साथ अंधेरी मुंबई में रह रही थी. अवे फ्रॉम दियर फैमिलीज, उनके अपने परिवारों से अलग. रिज्यूमिंग वर्क वुड हैव मींट लिविंग हर डॉटर, और अपने काम को जारी रखना का मतलब होता कि अपनी बेटी को छोड़ देना विद अ मेड, एक नौकरानी के ऊपर. वाइल शी वॉज अवे, जबकि वो घर से बाहर होती. हर डॉटर्स फॉर्मेटिव ईयर्स वुड बी स्पेंट विद एन आउटसाइडर, और उसके बेटी के जो प्रारंभिक दिन थे और जो विकास के दिन थे वो किसके साथ, एक बाहरी व्यक्ति के साथ गुजर जाते. अ थॉट दैट डिड नॉट अपील टू करुणा, एक विचार जिस मतलब जो करुणा के मन में नहीं आया. शी क्विट हर टीचिंग जॉब इन अ स्कूल, उसने क्या किया, अपनी टीचिंग जॉब को छोड़ दिया स्कूल में. फॉर अ वुमेन हु वाज एनकरेज्ड टू बी इंडिपेंडेंट, और एक स्त्री के लिए
जो कि एनकरेज थी, ठीक है, स्वतंत्र होने के लिए। थ्रू आउट हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, द डिसीजन टू क्विट एंड स्टे एट होम वॉज अ डिफ़िकल्ट वन। उसके लिए एक डिसीजन लेना कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और घर पर रहे, ये बहुत ही कठिन था। आयरनिकली इट वॉज हर मदर, और मज़े की बात तो ये है कि ये उसकी माँ ही थी, हु हैड अर्ज्ड हर टू क्विट द जॉब, जिसने उससे विनती की वो जॉब छोड़ने की, एंड बिकम अ फुल टाइम मदर, और एक पूर्ण रूपेण माँ बनने की। फॉर करुणा बीइंग अ हाउस वाइफ, और करुणा के लिए एक गृहिणी होना इज़ वन ऑफ द टफर जॉब्स, सबसे कठिन कार्यों में से एक कार्य था। शी हैज़ हैड, जो उसे निभाना है। आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ, सेज करुणा। अब करुणा क्या कहती है कि मेरे पास अपने लिए तो टाइम है ही नहीं। आई मेक श्योर ऑल माई पर्सनल वर्क इज़ डन व्हेन अवनी इज़ asleep, क्योंकि मुझे सब कुछ निश्चित करना पड़ता है कि जितने भी मेरे अपने व्यक्तिगत काम हैं वो हो जाएं अवनी के जागने से पहले ही। अर्लियर आई हैड अ सेट रूटीन, इससे पहले मेरा एक सेट रूटीन था। माई हस्बैंड एंड आई यूज टू वेक अप एट 6 AM, मैं और मेरे पति 6 बजे उठा करते थे। आई वुड रीहीट द फूड, और मैं रीहीट द फूड द मेड हैड कुक्ड द डे बिफोर एंड पैक इट फॉर लंच, और मैं क्या करती थी, एक दिन पहले नौकरानी के द्वारा एक दिन पहले पकाए हुए खाने को रीहीट करके लंच के लिए पैक कर देती थी। देन वी यूज्ड टू हेड ऑफ टू वर्क, और तब हम काम पर चले जाया करते थे। एंड एट नाइट, और रात को, वी वुड गो आउट, हम बाहर जाया करते थे। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ, मेरे पास अपने लिए बहुत समय था। एंड फॉर माई हस्बैंड, और अपने पति के लिए देन तब शेष करूँगा। द रूटीन इज़ क्वाइट डिफरेंट नाउ, लेकिन अब ये रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है। करुणा हैज़ टेकन टू कुकिंग, करुणा ने खाना पकाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शी वेक्स अप क्वाइट अर्ली, वो बिल्कुल सुबह सवेरे उठ जाती है। एंड मेक श्योर ऑल हर वर्क इज़ डन बिफोर द बेबी इज़ अप, और ये पहले से पहले ही सारे काम निपटा लेती है अपने बच्चे के जागने से पहले। द रेस्ट ऑफ द डे फ्लाइज बाई पॉन्डरिंग टू 2-year-old अवनीज नीड्स, ठीक है, और बाकी के पूरे दिन वो क्या करती है, इधर से उधर दौड़ती रहती है उस छोटी सी अवनी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, करुणा वर्मा इज bewildered एट। अब क्वेश्चन ये है कि किस बात पर करुणा वर्मा आश्चर्यचकित थी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप ए डॉटर इन ए बिग सिटी, हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर करियर विद हाउस होल्ड वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट शी हैज़ टू डू आफ्टर बिकमिंग ए मदर, द लेट आवर्स ऑफ वर्क दैट हर फादर फॉलोड। तो यहाँ पर हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइंड हर कैरियर विद हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, इस बात को सोचकर। नेक्स्ट है पेरेंट्स वर्किंग इन सिंक्रोनाइज मीन्स। पेरेंट्स वर्किंग इन सिंक्रोनाइज मीन्स क्या है कि मतलब उसके जो माता पिता थे वो काम कर रहे थे किसमें, एक सिंक्रोनाइज वे में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पेरेंट्स हैविंग स्टैगर्ड ऑफिस आवर्स एंड शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, एक बैलेंस बनाकर चल रहे थे ऑफिस आवर्स में, और क्या कर रहे थे, एंड शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क, और घर के काम को भी आपस में बांट कर रहे थे। करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट। इन दिस सेंटेंस द टर्म बैलेंसिंग एक्ट इम्प्लाइज। अब इसमें बैलेंसिंग एक्ट का क्या मतलब है, अ मदर्स एबिलिटी टू लुक आफ्टर हर चाइल्ड विदाउट क्विटिंग हर जॉब, जैसे उसकी माँ करती थी वही। एज शी वॉज लिविंग with her husband in Andheri, Mumbai, away from their families. In this sentence, their families refers to, अब यहाँ पर देखो their families का मतलब क्या होगा, अरे भाई एक तो करुणा की फैमिली और करुणा के हस्बैंड की फैमिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करुणाज
पेरेंट्स एंड इन लॉज, ठीक है, करुणा के पेरेंट्स की और इन लॉज की। नेक्स्ट है करुणा's पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड्स पेरेंट्स प्रोबेबली लिव्ड। करुणा के माता पिता और उसके पति के मतलब पति के माता पिता संभवतः रहते थे इन मुंबई बट नॉट इन अंधेरी, विद करुणा एंड हर हस्बैंड इन अंधेरी मुंबई इन सम अदर सिटी। वो मुंबई में रहते ही नहीं थे, वो कहीं रहते थे किसी अन्य शहर में। करुणा डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब बिकॉज, करुणा ने, ठीक है, अपनी नौकरी को त्यागना का निर्णय ले लिया, छोड़ने का निर्णय ले लिया। क्यों? शी डिड नॉट वांट हर डॉटर टू स्पेंड हर अर्ली ईयर्स विद अ मेड। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटी अपने प्रारंभिक दिन एक नौकरानी के साथ बिताए, और वो भी एक अनजान पर्सन। नेक्स्ट, अब वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, It was ironical that Karuna's mother should advise her to quit her job and stay at home because Karuna's parents had always advised her that home was much more important than career. Karuna's mother herself had not quit her job to take care of children as she encouraged independence of women. और तीसरा है करुणा herself was keen on quitting her job. फोर्थ ऑप्शन है Karuna's parents had insisted that the household chores should be shared between husband and wife. तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी है, करुणाज मदर हरसेल्फ हैड नॉट क्विट हर जॉब। ये आयरनिकल तो हुआ, उसने अपनी बेटी से तो कह दिया जॉब को क्विट करने के लिए, लेकिन खुद जॉब को क्विट नहीं किया था, to take care of children as she encouraged independence of women. After Karuna quit her job, जब करुणा अपनी जॉब छोड़ देती है तो उसके बाद क्या होता है? She sent her maid away as she felt that the maid was a bad influence on Avni. She had no time for herself as Avni needed ऑल हर अटेंशन एंड केयर। उसका क्या हुआ कि उसके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं था, क्योंकि अब सारी अटेंशन किसे चाहिए थी? अवनी को। नेक्स्ट, आई हैड नो टाइम फॉर माई सेल्फ सेज करुणा। दिस सेंटेंस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच एज, इस सेंटेंस को अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा करुणा सेड दैट शी हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसेज नंबर 4 की, सर्वाइविंग अ स्नेक बाइट। ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि मतलब सांप के काटे हुए व्यक्ति को बचाना। एनुअली देयर आर अ मिलियन केसेस ऑफ स्नेक बाइट। हर साल लाखों केस होते हैं सांप के काटने के इन इंडिया में। एंड ऑफ दीज, और इनमें से क्लोज टू 50,000 सकम्ड टू द बाइट्स, ठीक है, शिकार हो जाते हैं या वशीभूत हो जाते हैं किसके? काटने के। व्हेन यू लुक अराउंड द कंट्री साइड, जब तुम गांव में देखो चारों ओर, कंट्री साइड मीन्स देहाती एरिया में, वेयर मोस्ट बाइट्स अकर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सांप का काटना घटता है। एंड नोटिस पीपल्स हैबिट्स, और ध्यान दो लोगों की आदतों का। एंड लाइफ स्टाइल, और जिनकी लाइफ स्टाइल्स और उनकी जीवन शैलियों का। दीज फिगर्स आर नॉट सरप्राइजिंग, तो ये फिगर्स क्या हैं? सरप्राइजिंग नहीं हैं। पीपल वॉक बेयरफुट, लोग नंगे पैर चलते हैं। विदाउट अ टॉर्च एट नाइट, बिना हाथ में टॉर्च लिए। व्हेन दे आर मोस्ट लाइकली टू स्टेप ऑन अ फॉर्जिंग वेनमस स्नेक, जबकि वो लगभग होते हैं एक बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप पर पैर रखने वाले। वी एनकरेज rodents by disposing waste food out in the open, और हम इन जहरीले प्राणियों को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं बाय डिस्पोजिंग वेस्ट फूड, जो नष्ट मतलब बेकार हुआ खाना होता है उसको बाहर फेंक कर या रख कर, और बाय स्टोरिंग फूड ग्रेन इन द हाउस, या फूड ग्रेन को स्टोर करके घर में। अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ द रैट्स। अब क्या होते हैं कि जब हम मतलब इस ऐसी जगह पर जब हम इस टाइप से खाना डिस्पोज करते हैं या फूड को स्टोर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि चूहे वहाँ पर हो जाते हैं, और इनसे अट्रैक्ट होकर, इन चूहों से अट्रैक्ट होकर स्नेक्स एंटर हाउस, क्या करते हैं, स्नेक्स हाउस में एंटर कर जाते हैं। एंड व्हेन वन क्रॉल्स ओवर समवन्स एस्लीप, और जब कोई सांप किसी सोए हुए व्यक्ति के ऊपर रेंगता है ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड द पर्सन ट्विचेस और रोल्स ओवर, पर्सन क्या करता है भाई, देखो गुदगुदी होगी या उसे कुछ सरसराहट सी फील होगी तो वो क्या करेगा, उसका शरीर इधर से उधर ऐठेगा या फिर वो पलटी लेगा। रोल ओवर का मीन्स है पलटी मारना। इट में बाइट इन डिफेंस, तो ये सांप उसको क्या कर सकता है, अपने बचाव में काट सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब वो अपने डिफेंस में उसको काट सकता है, वंस बिटेन, ठीक है, फिर क्या होता है, एक बार काट लिया जाए, वी डू नॉट रश टू द हॉस्पिटल, तो हम क्या नहीं करते, हॉस्पिटल नहीं जाते। इंस्टेड वी सीक आउट द नियरेस्ट कॉनमेन, जबकि हम सबसे नज़दीकी किसी ऐसे तांत्रिक या सपेरे को देखते हैं जो कि झाड़ फूंक कर सके, टर्निक्वेस्ट्स, उसके द्वारा दी गई तंत्र विद्याओं के धागों को बांधते हैं। ईट वाइल, कड़वे पत्तों को खाते हैं। टेस्टिंग हर्बल चटनीज को खाते हैं। अप्लाई पॉल्टिसेस और स्पोरियस स्टोन्स, मतलब पारस पत्थर इत्यादि को हम उस कटे पर रखते हैं। कट स्लाइड सक द बिटेन स्पॉट, काटते हैं, स्लाइस करते हैं या सोखते हैं, मतलब कहते हैं कि काटने के बाद जहाँ पर सांप काटता है उस जगह पर आप चूस लो, खून चूस लो। द बिटेन स्पॉट, उस काटे हुए स्थान को। एंड अदर घास्टली टाइम कंज्यूमिंग डेडली रेमेडीज, और अन्य भयानक टाइम लेने वाली उपायों को हम करते हैं। एज रोम कैटली रिमार्क्स, अब रोम कैटली क्या कहते हैं, इफ़ द स्नेक हैज़ नॉट इंजेक्टेड इनफ वेनम, अगर स्नेक ने ज़्यादा जहर नहीं इंजेक्ट किया है, इंजेक्ट मीन्स उगला है, इवन पॉपिंग एन एस्पिरिन कैन सेव योर लाइफ, तो एक एस्पिरिन खा लो, वो भी आपके जीवन को बचा सकती है। दैट इज़ द की, और यही एक मंत्र है। स्नेक्स इंजेक्ट वेनम वॉलेंटरली, स्नेक्स जानबूझकर जहर को छोड़ते हैं। एंड वी हैव नो वे ऑफ नोइंग इफ, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता इसे जानने का, इफ़ इट हैज़ इंजेक्टेड वेनम, के इसने क्या कर लिया है, जहर इंजेक्ट कर दिया है। एंड एफ इट इज़ अ लीदल डोज, और ना ही ये पता चलता है कि ये एक ऐसी डोज है कि जो हमें बेहोशी की ओर ले जाएगी। द ओनली फर्स्ट एड इज़, एकमात्र फर्स्ट एड क्या है, इज़ टू इमोबलाइज द बिटेन लिम्ब, मतलब जो काटा हुआ अंग है या हिस्सा है उसको क्या कर दो, बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे कि एक पैरालाइज्ड पर्सन होता है, वैसे वो हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, उसे हिलाओ मत, लाइक यू वुड अ फ्रैक्चर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको फ्रैक्चर हो गया हो। एंड गेट टू अ हॉस्पिटल फॉर एंटी वेनम सीरम, और कहाँ जाओ, हॉस्पिटल जाओ एक एंटी वेनम सीरम के लिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स अंडरलाइन हो गए, इसके मीनिंग को हमने कॉम्प्रीहेंड कर लिया। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ऑफ द पीपल हु आर बिटेन बाय स्नेक्स इन इंडिया, द फैटलिटी रेट इज़, अब देखिए मतलब लाखों लोग काटे जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 50,000 के अराउंड को मतलब जहर होता है, तो इसको हम फैटलिटी रेट कहेंगे 5%। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, people living in which parts are more prone to snake bites, मतलब वो
किस हिस्से में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट के शिकार होते हैं। अब यहाँ पर ऑथर के अनुसार अगर हम देखें तो जो लोग गांव में रहते हैं, कंट्री साइड में, उन्हें वो सबसे ज़्यादा सांप के काटने का शिकार होते हैं। स्टोरिंग फूड ग्रेन्स इन द हाउस इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर स्नेक्स बाइट बिकॉज फूड ग्रेन्स अट्रैक्ट रैट्स विच इन टर्न अट्रैक्ट स्नेक। क्योंकि फूड ग्रेन्स क्या अट्रैक्ट करता है? रैट्स को, और जो कि किसे अट्रैक्ट करते हैं? सांपों को। इट में बाइट इन डिफेंस। पैराग्राफ 3 में दिस ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज दैट a snake is a very good at defending itself. A snake may bite a human being in order to defend its prey. Human beings are defenseless against a snake. A snake bites a human only when it is threatened. जब उसे अपनी जान का खतरा हो वो तभी काटता है। What according to the author is the reason for the high fatality rate due to snake bites in India? क्या रीज़न है ऑथर के द्वारा कि इतना ज़्यादा जो मृत्यु दर है सांप के काटने की भारत में, वो क्यों है? शॉर्टेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट स्नेक बाइट, स्टोरेज ऑफ एंटी वेनम सीरम, शॉर्टेज ऑफ एंटी वेनम सीरम और शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। तो यहाँ पर हम जाएंगे बी के साथ, क्या है? लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट snake bite. In the instance of a snake bite, what should we do immediately? एक सांप के काटने पर हमें तुरंत क्या करना चाहिए? तो उसने क्या कहा था, हमने अंडरलाइन भी किया था ये वाला पॉइंट, immobilize the bitten part and get antivenom serum. Pick out the word from the passage which means to go around in search of food. ठीक है, मतलब क्या करते हैं? चारों ओर जाना। किस में? टू गो अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। अब मतलब खाने की तलाश में चारों ओर जाना, इसका मतलब है फोर्जिंग। नेक्स्ट है, इफ द स्नेक हैज नॉट इंजेक्टेड इनफ वेनम इवन पोपिंग एन स्प्रिंग कैन सेव योर लाइफ। तो एक मतलब एस्प्रिन को लेना ही आपका जीवन बचा सकता है। दिस सेंटेंस कैन बी रिटन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग है। जिस सेंटेंस को हम बिना मीनिंग चेंज किए ऐसे लिख सकते हैं, लाइफ कैन बी सेव्ड इवन बाई swallowing an aspirin even though the snake has not injected enough venom. And इसका लास्ट क्वेश्चन है, pick out a word from the passage that means having the power to cause death means lethal. तो ये मैंने आपके साथ 4 पैसेजेस डिस्कस किए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और एक क्वेश्चन भी आप गलत नहीं कर सकते अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप इनको सोल्व करेंगे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि सबसे पहले फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि आप पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ को समझो। समझो का मीन्स कॉम्प्रीहेंड करो। कॉम्प्रीहेंसन का ही मतलब ये होता है कि मीनिंग को समझना, और समझने के साथ साथ जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते चले जाओ, और अंडरलाइन करने के बाद जब आप पूरे पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड कर लो तो लास्ट में क्वेश्चंस पर जाओ। सीधे क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। मैं आपको थैंक यू करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।